नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से आज आपको आवर्त सारणी के संबंध में उसका पार्ट 2 लेके आई हूँ। आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में आवर्त सारणी में मैंने यह बताया था कि आवर्त सारणी होती क्या है और उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी, जिसमें से हमने बताया था डोबेनेयर का तरीक सिद्धांत। हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि डोबेनेयर ने किस तरह से नए तत्वों की खोज करके आवर्त सारणी को आगे फॉरवर्ड करने के लिए फलफूल रहा। उसके बाद डोबेनेयर के सिद्धांत के बाद जो नया सिद्धांत आया था वो आया था न्यूलैंड्स का ऑक्टेव सिद्धांत। रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में यह माना जाता है, जिसमें अंग्रेज रासायनिक जॉन एल्स्टन न्यूलैंड ने 1865 में इस सिद्धांत को प्रस्तुत करा, जिस नियम के अनुसार रासायनिक तत्वों को उसके परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। और उन्होंने देखा कि जब उन तत्वों को बढ़ते क्रम में रखा जा रहा है तो हर 8वें तत्व के पश्चात जो नया तत्व आता है उसके गुण और पहले वाले तत्व के गुण दोनों के क्या होते हैं, सेम होते हैं। कहने का मतलब है पहले से 8वें तक, और 8वें के जब रोटेट करके फिर पहले में फिर 90 में पहुंचेंगे तो 9वां पहला हो जाता है, क्योंकि 8 पीरियड्स थे और 7 पीरियड थे। 7 पीरियड के बाद 8वां होता ही नहीं, तो 8वें में पहले पीरियड की तरफ जब मूव करेंगे तो पहले और हर 8वें तत्व के गुण एक से थे। और उसने ये भी माना कि जैसे संगीत में सप्त रूप होता है, उसी तरह से ये अपने आप को इन एलिमेंट ने अपने आप को इसके अकॉर्डिंग व्यवस्थित करता है। कहने का मतलब है उसके जो बिंदु थे, प्रमुख बिंदु क्या थे, न्यूलैंड ने माना कि तत्वों को उनके परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के समान होते हैं, यानी कि पहला और 8वां एलिमेंट क्या होता है, सेम होता है। यही कारण थे उन्होंने इसको अष्टक नियम कहा। 8 एलिमेंट होने के कारण इनको क्या कहा, ऑक्टेट रूल के नाम से जाना गया। न्यूलैंड ने 56 तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर रखा और पाया कि हर 8वें तत्व के गुण और पहले तत्व के गुण के समान होते थे। जैसे कि हाइड्रोजन पहला एलिमेंट हुआ, हाइड्रोजन, फिर उसके बाद जब मूव करके आएंगे हाइड्रोजन हीलियम, फिर उसके बाद दोबारा क्या हो गया, लिथियम। हाइड्रोजन लिथियम की प्रॉपर्टी सेम थी। लिथियम हो गया, Li3 हो गया, 4 बेरिलियम, ठीक है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उसके बाद हम फिर दोबारा पहुंचेंगे जो 8वां एलिमेंट होगा उसके उस तत्व की प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी। न्यूलैंड ने इन तत्वों को संगीत के सप्तक से जोड़ा। उसने कहा जैसे कि संगीत में 7 स्वर होते हैं उसी और 8वां स्वर पहले के समान होता है, उसी तरह इन तत्वों को कि में पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती, सेम थी। जैसे कि सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, फिस्सा, उसका कहना था कि जैसे 8 स्वर होते हैं उसी तरह से 8वां एलिमेंट और पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी। इस आवर्त सारणी के निर्माण में 7 पंक्तियों को एलिमेंट को 7 पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया और 8वें तत्व और पहले तत्व के गुण समान पाए गए। लेकिन हर एक पीरियड टेबल की कुछ न कुछ सीमाएं थी, तो उसी में न्यूलैंड के अष्टक नियम की जो क्या सीमाएं थी, यह नियम सभी तत्वों पर लागू नहीं किया सकता। कुछ तत्व के गुण इस पैटर्न में मेल नहीं खाते थे। जरूरी नहीं कि हर पहला और 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम हो, तो कई एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर पाए। तथा न्यूलैंड से इन तत्वों में उन तत्वों को कुछ नए तत्वों को शामिल करा, और जब उन नए तत्वों को शामिल करा तो ये एलिमेंट पहले एलिमेंट की तरह ये सेम प्रॉपर्टीज नहीं शो कर पाए। तो कुछ व्यवस्थाएं थी। कहने का होता है एक ही पंक्ति, इन तत्वों को पहले एक ही पंक्ति में रखना पड़ता था, हालांकि उनके गुण अलग अलग हों, लेकिन तत्वों के लिए हल्का और भारी परमाणु भार एक ही पंक्ति में रखे गए थे, जिससे इनके रासायनिक विशेषताएं मेल नहीं खाती थी। कुछ हल्के एलिमेंट, हैवी एलिमेंट साथ साथ रखे गए, जिस कारण उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम नहीं पाएगी। तो यानी कि कहने का डोबेनेयर ट्रायिक सिद्धांत के पश्चात जो नया सिद्धांत आया, क्या ये न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, ये सिद्धांत भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसके बाद मेंडलीव ने उसके बाद जो नया सिद्धांत आया वो कहलाता है मेंडलीव का आवर्त सिद्धांत। 1869 में मेंडलीव ने जब देखा तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया और समान गुण वाले तत्वों को एक निश्चित अंतराल में पुनः प्रकट होते हुए देखा गया। इस अवलोकन से उन्होंने यह नियम प्रस्तुत किया कि जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम के नाम से जाना जाता है। यानी कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या कहता है, द एलिमेंट शुड बी अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। एलिमेंट को उनके एटॉमिक वेट के बेसिस पर अरेंज किया जाता है और हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके नीचे वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी की क्या थी, सेम थी। जब उसका कहना था कि जब तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर क्रमबद्ध किया जाए तो तत्वों के गुण और विशेषताएं आवर्ती पैटर्न में दिखाई देती हैं, यानी उन तत्वों के रासायनिक गुणों में नियमित अंतराल में पुनरावृत्ति होती है, जिससे एक निश्चित क्रम में उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। कहने का है वह एलिमेंट की प्रॉपर्टी पुनरावृत्ति होती है और उनको एक निश्चित क्रम में क्या कह सकता है, प्रस्तुत किया सकता है। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी के कुछ प्रमुख बिंदुओं को बताया, जो कि इस प्रकार है। उसने पीरियोडिक टेबल में जिन्हें स्तंभ, जिन्हें की समूह कहा जाता है, और पंक्तियां जिन्हें के आवर्त कहा जाता है, में व्यवस्थित किया गया। उसने कहा कि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने बोला,
एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग एलिमेंट को अरेंज किया जाएगा। नंबर 2, पीरियड टेबल में 8 वर्टिकल कॉलम्स और 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स यानी कि 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ और 7 क्षैतिज पंक्तियां पाई गई। प्रत्येक स्तंभ में 2 उपसमूह ए और बी शामिल थे, सिवाय 8वें स्तंभ जिसमें कि 3 तत्वों की त्रिएक श्रृंखलाएं पाई गई थी। बीच में 8th वाला किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं था, 8th एज इट इज था जैसे होता है आज भी पीरियड टेबल में प्रेजेंट है। तत्वों के समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व जो थे, वो जो पीरियड टेबल में एलिमेंट रखे गए थे वो समान फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वाले थे। प्रथम आवर्त को उसने लघु आवर्त, द्वितीय को प्रथम आवर्त को उसने अति लघु आवर्त और दूसरे को लघु आवर्त, तीसरे को भी लघु आवर्त, चौथे और पांचवे को दीर्घावर्त और छठे और सातवें को उसने अति दीर्घावर्त के नाम से जाना। इसका पीछे लॉजिक क्या है कि पहले वाले को उसने कहा अति लघु, उसमें केवल 2 ही एलिमेंट है। अगर हॉरिजॉन्टल कॉलम को आज पीरियड टेबल में देखा जाए केवल 2 ही एलिमेंट होते हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्या होता है, हीलियम होता है। दूसरे और तीसरे को उसने लघु कहा। उसके पीछे कारण यह था कि उसमें टोटल मिला के 8 एलिमेंट होते हैं जो आज भी प्रेजेंट है। यही पीरियड टेबल आज भी चल रही है। उसके बाद न्यू फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल आई, लेकिन पैटर्न वही था। चौथे और पांचवे को उसने दीर्घ कहा, तो उसमें 18 एलिमेंट थे। तो पहले 2 थे, फिर 8 हुए, फिर 18 हो गए, तो उसको दीर्घ कह दिया। उसके बाद उसने पांचवा और छठे को अति दीर्घ कहा, तो उसके पीछे लॉजिक ये था कि उसमें 32 एलिमेंट पाए गए, इसलिए उनको इस तरह से उनको एक नाम दे दिया गया कि सेपरेट कर दिया गया कि फर्स्ट वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग, फिर वेरी लॉन्ग। इस तरह से पीरियड टेबल को पीरियड्स को डिवाइड किया गया। मेंडलिव ने उस समय अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े कि जैसे कि स्कैंडियम, गैलेनियम आदि तत्व थे, लेकिन उनके गुणों की भविष्यवाणी भी की और इस आधार पर उसी समय में 65 ज्ञात तत्व देखे गए। 65 तत्वों को ज्ञात किया गया, खोजा गया, 65 तत्व उन जगह पर फिट हो गए। साथ ही मेंडलिव ने कहा समान गुण वाले तत्वों की पहचान के वर्गीकरण में इससे सहायता मिलती है। जैसे कि आप मान के चलो, जैसे सोडियम है, पीरियड में सोडियम वाले एलिमेंट फर्स्ट पीरियड में है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इनके एक ही वर्टिकल कॉलम में आते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है, समान गुण होते हैं। इसी तरह से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो होते हैं एक ही में आते हैं, यानी कि हेलोजन। इस टेबल को किस नाम से जाना गया, हेलोजन के नाम से जाना गया। तो इनके भी रासायनिक गुणों में क्या आएगी, समानताएं पाएगी। लेकिन बहुत अच्छी पीरियड टेबल हमारे सामने मेंडलिव ने दी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आने लगी। जैसे कि तत्वों के परमाणु भार के आधार पर उसने परमाणु भार के आधार पर क्रमबद्ध किया था, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनके जो परमाणु भार के आधार पर उसमें व्यवस्थित नहीं हो पाए और उनको बाद में ज्ञात है कि उन तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आधार पर बेहतर रूप से व्यवस्थित नहीं हो पा रहे हैं। किसमें, पीरियड टेबल। कुछ तत्वों के सही पोजीशन नहीं मिल पाई इस पीरियड टेबल में। कुछ तत्वों का स्थान उनके परमाणु भार के आधार पर सही नहीं था, जैसे कि एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। इन दोनों तत्वों को समान समूह में नहीं रखा जा सकता क्योंकि उनके गुण दोनों के क्या थे, भिन्न थे। अब एल्यूमिनियम आज न्यू फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल में है, 13 में है और सिलिकॉन 14 में है, जबकि उनके हम समान समूह वाले में नहीं रखा सकता। इनकी प्रॉपर्टी दोनों की क्या डिफरेंट है, लेकिन तब उस समय क्या गया था, सेम पीरियड में रखा गया था। तो डिफेक्ट ऑफ द पीरियड टेबल, अगर हम पीरियड टेबल के कुछ डिफेक्ट देखे जाए, क्योंकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों के अध्ययन करने हेतु तत्वों को एक दूसरे से सहसंबंध करने में बहुत मदद मिली, लेकिन उसके पश्चात भी कुछ न कुछ एक्सेप्शंस, कुछ असंगतियां आती रहती हैं। जैसे कि सबसे पहला था फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट सर्टेन। हाइड्रोजन की पोजीशन सर्टेन नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इज द गैस, हाइड्रोजन गैस है। और फर्स्ट में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जो फर्स्ट कॉलम है उसमें जो आता है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब के सब क्या होते हैं, एल्कली मेटल्स होती है। और हाइड्रोजन इज द गैस, हाइड्रोजन गैस है और इसके कुछ धातुओं से गुण मिलते हैं तथा कुछ गुण सेवंथ ग्रुप से मिलते हैं। क्योंकि अगर हाइड्रोजन को सेवंथ ग्रुप में रखा जाए तो हाइड्रोजन H2 गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, सेम लाइक ए हेलोजन F2, Cl2, Br2 सो ऑन। एंड अगर फर्स्ट पीरियड में रखा जाए तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम के भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट क्लियर। आज भी अगर हम मान के चले तो हाइड्रोजन की पोजीशन क्लियर नहीं है। दूसरा, पीरियोडिक टेबल में समस्थानिक और संभारिक के लिए कोई भी पोजीशन नहीं थी। कोई आज भी पोजीशन सेटिस्फाई नहीं है, कोई उनको किसी स्थान पर नहीं रखा गया। तालिका में तत्वों को रासायनिक गुण और इलेक्ट्रॉन विन्यास के बीच में कोई सहसंबंध नहीं दिखाया गया है। उनके गुण और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से बेसिस पर उनकी कोई गुणों में कोई भी कोरिलेशन नहीं पाया गया। हम उसको कैसे कोरिलेट करेंगे ये नहीं बताया गया। समान उच्च परमाणु भार वाले कुछ तत्वों के निम्न परमाणु वाले कुछ तत्वों के साथ रखा गया, जैसे कि कोबाल्ट, निकिल। कोबाल्ट 58.93 अगर देखा जाए और निकिल होता है 58.69। तो और अगर देखा जाए तो एक 6th में और एक 7th में। तो इस तरह से तत्वों के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं पाया गया, जबकि अधिक परमाणु भार वाले को बाद में रखा गया और कम परमाणु भार वाले को पहले रखा गया। जबकि ऐसा नहीं होता, पहले कम वाले को आना चाहिए
फिर अधिक बारीक होना चाहिए थे। इस तरह से पीरियोडिक टेबल में कुछ ना कुछ क्या पाया गया, वेरिएशन पाए गए। और ये हमारी ओल्ड फॉर्म जो पीरियोडिक टेबल थी, यानी कि जिसे हम मेंडलिक की पीरियोडिक टेबल कहते हैं, हमारे इसमें कुछ क्या आ गए, डिफेक्ट आ गए। मेंडलिक ने अधिक सक्रिय तत्व की खोजने की कल्पना नहीं की थी, लेकिन उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में इन तत्वों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा। अक्रिय गैसें की खोज बाद में की गई। इन तत्वों के लिए आवर्त सारणी में एक नया समूह जोड़ा गया जिसे शून्य समूह के नाम से जाना जाता है। हालांकि इनके लिए कोई पोजीशन नहीं थी, लेकिन बाद में इन अक्रिय तत्वों के लिए एक शून्य समूह के नाम से, लास्ट जो पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम होता है वो क्या होता है, अक्रिय गैस समूह के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की पोजीशन को कोई स्थान नहीं मिला था, तथा बाद में मेंडलीफ के बाद में खोजे गए इन तत्वों में को इनको शामिल करके संशोधित करके तालिका में बीच में फिट कर दिया गया लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को, क्योंकि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में कई जगह पर अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ये आपको नेक्स्ट आपको पीरियोडिक टेबल के पार्ट 3 में बताऊंगी कि किस तरह से लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स आपको पीरियोडिक टेबल में सेटिस्फाई करते हैं, किससे, 6th और 7th ग्रुप में। तो ये था आपका आज क्या पीरियोडिक टेबल के मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की न्यूलैंड का ऑक्टेव सिद्धांत और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की स्टार्टिंग कैसे हुई और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में क्या क्या डिफेक्ट पाए गए। हालांकि कुछ ना कुछ डिफेक्ट हर पीरियोडिक टेबल में होता है। उसके पश्चात मेंडलीफ ने एक नई टेबल दी जिसे हम कहते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो आज भी सक्सेसफुल है और आज भी मॉडर्न फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल आज चल रही है। उसी के अकॉर्डिंग हम केमिस्ट्री में अपने सारे एलिमेंट्स की डिस्कस करते हैं। नई डिस्कवरी भी होती है और नए एलिमेंट की डिस्कवरी करके हमने आज 118 एलिमेंट उस पीरियोडिक टेबल में रख दिए हैं। तो ये थी आपको पीरियोडिक टेबल पार्ट 2, जिसमें मैंने आपको बताया न्यूलैंड का ऑक्टेव सिद्धांत और मेंडलीफ की ओल्ड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या थी और उसमें क्या क्या डिफेक्ट आए गए। उन डिफेक्टों को ध्यान में रखते हुए नई पीरियोडिक टेबल आई जिसे हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मोस्टली की पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है। आशा करती हूँ आपको पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।